हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में आप लोगों के लिए वेदर स्टैटिक्स या फिर स्टैटिकल मेथड्स जिसे कहें उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इस पर काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें सारी वीडियोज़ आपको सारे पार्ट्स एक साथ मिल जाएंगे, तो आप उसे आसानी से देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी डिटेल में मैंने उसे समझाया हुआ है। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ है और भी बहुत से सब्जेक्ट की एमसीक्यूज वीडियो मिल जाएंगी। और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं, सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विशिष्ट सांख्यिकी विधियां जिनका उपयोग डेटा के संग्रह को सारांशित करने या वर्णन करने के लिए किया जा सकता है कहलाती हैं। द स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड टू समराइज are to describe a collection of data is called descriptive statistics, inferential statistics, एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो विशिष्ट सांख्यिकी विधियां होती हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, जिसका प्रयोग किस लिए किया जाएगा। डेटा को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है, उसको समराइज करने के लिए किया जाता है और उसका डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो वो किस तरह के सांख्यिकी में आता है। वर्णनात्मक सांख्यिकी में, अनुमानित सांख्यिकी में, विश्लेषणात्मक सांख्यिकी में, उपरोक्त सभी। तो वो हो जाता है वर्णनात्मक सांख्यिकी में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको मैंने जो लेक्चर्स की वीडियो हैं आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसमें काफ़ी डिटेल में मैंने सबको समझाया हुआ है, तो आप वो वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदर्शन अनुसंधान के लाभ हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन। सिंपल, साइंटिफिक, एक्यूरेसी ऑफ डेटा, ऑल ऑफ द अबव। तो दो तरह का अनुसंधान विधियां होती हैं, एक हो जाता है समग्र अनुसंधान, दूसरा हो जाता है निदर्शन अनुसंधान। समग्र क्या होगा, इसे यूनिवर्स कहते हैं। समग्र में जितना भी अनुसंधान का क्षेत्र होता है, इन्वेस्टिगेशन का जितना भी हमारा एरिया होगा, सारी चीज़ों को हम शामिल करते हैं अनुसंधान करने में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो क्लास के एक क्लास है, क्लास 8th है या क्लास 10th है, उसके जितने भी बच्चे हैं सबकी हाइट का हम एवरेज देख रहे हैं कि कितनी एवरेज हाइट होती है 8th क्लास के बच्चों की। तो वहाँ पर 50 बच्चे अगर हैं तो 50 बच्चों की टोटल हम हाइट को ऐड करेंगे, उसके बाद उसको हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा समग्र अनुसंधान। लेकिन यही हम उस 50 में से सिर्फ 20 बच्चों को अलग करते हैं, उनकी हाइट को ऐड करते हैं, उसके बाद उसको 20 से डिवाइड करते हैं, फिर हम एवरेज निकालते हैं और ये मान लेते हैं कि जो हमारी हाइट इसमें निकल के आई है वही यहाँ पर जितने भी 50 बच्चे हैं उनकी हाइट भी इसी एवरेज के पास ही होगी। तो वो हो जाएगा निदर्शन अनुसंधान। तो वही पूछ रहा है जो निदर्शन अनुसंधान होता है उसका लाभ क्या होगा। सरल भी आपने देखा कि आसान होगा, कम इकाइयों का अध्ययन करना पड़ता है तो आसान हो जाता है। साइंटिफिक भी है क्योंकि जो भी हम निदर्शन सैंपल लेते हैं, न्यायाधीश लेते हैं, उसके भी बहुत से मेथड्स हैं, आपने पढ़े होंगे डिटेल में। तो उन मेथड्स का यूज़ करके लेते हैं, इसलिए वो वैज्ञानिक भी हो जाता है। और साथ ही जब हम कम यूनिट्स का, कम इकाइयों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर रहता है कि जो हमारा डेटा होगा उसमें एक्यूरेसी भी रहती है, शुद्धता भी रहती है। तो तीनों ही क्या हो जाएंगी, इसकी विशेषताएं हो जाती हैं, इसके गुण हो जाते हैं, लाभ हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक विषम वितरण के लिए माध्य सदैव होता है। फॉर ए पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज लेस दैन द मीडियन, लेस दैन द मोड, ग्रेटर दैन द मोड, नन। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है जो धनात्मक विषम वितरण होगा वहाँ माध्य किस तरह का होगा। माध्यिका से कम होगा, बहुलक से कम होगा, बहुलक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो वो यहाँ पर जो माध्य होता है वो सदैव बहुलक से अधिक होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दिस, द इंडिविजुअल नंबर ऑफ ग्रुप वेरी कंटिन्यूअली, द होल ग्रुप वेरीज वेरी स्लोली। एक समूह की व्यक्तिगत इकाइयाँ लगातार बदलती हैं परंतु समस्त समूह बहुत धीरे धीरे परिवर्तित होता है। ये कथन किसका है। A.L. बाउले का, प्रोफेसर किंग का, बॉडिंगटन का, नन, इनमें से कोई नहीं। तो एक डिफिनेशन दे रखी है, आपको बतानी है कि ये कथन या ये डिफिनेशन किसकी है। तो ये डिफिनेशन है A.L. बाउले की। तो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये डिफिनेशन उन्होंने किस नियम में दी थी, कौन सा लॉ था जिसके लिए उन्होंने ये डिफिनेशन दी थी। थोड़ा सा हिंट मैं आप लोग को दे देती हूँ कि जो थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ सैम्पलिंग है, निदर्शन के सैद्धांतिक आधार, वहाँ पर 2 लॉज दे रखे हैं, 2 नियम दे रखे हैं, उसी में से एक नियम में उन्होंने ये डिफिनेशन दी थी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा नियम है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बाउले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदर्शन न्यायाधीश के आधार पर डैश के बारे में जानने की एक प्रक्रिया है। सैम्पलिंग इज सिंपली ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट द डैश ऑन द बेसिस ऑफ ए सैंपल ड्रॉन फ्रॉम इट। सेंसस, पॉपुलेशन, ग्रुप, एरिया। तो क्वेश्चन ने पूछा है जो निदर्शन विधि होती है तो उसमें न्यायाधीश के आधार पर हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या कौन सी
ये प्रक्रिया किसके बारे में जानने की एक प्रक्रिया है? संगणना, समग्र, समूह, क्षेत्र। तो दो विधियां होती हैं, एक निदर्शन विधि होती है, दूसरी संगणना विधि होती है। मैंने पहले आपको बताया था। तो जो न्यायाधर्श होता है किसमें से लिया जाता है? समग्र में से लिया जाता है। निदर्शन न्यायाधर्श के आधार पर समग्र के बारे में जानने की एक प्रक्रिया है। यानी कि निदर्शन विधि में हम न्यायाधर्श के माध्यम से समग्र के बारे में पूरी जानकारी को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं या उससे निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समंक किसी भी वैज्ञानिक डैश का केवल संख्यात्मक परिणाम है। डाटा इज सिंपली द न्यूमेरिकल रिजल्ट्स ऑफ एनी साइंटिफिक डैश एनालिसिस, रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट। तो क्वेश्चन ने पूछा जो समंक होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, वो किसी भी वैज्ञानिक डैश का केवल संख्यात्मक परिणाम है। जो एक न्यूमेरिकल फैक्टर हमारा निकल के आता है, वो एक न्यूमेरिकल रिजल्ट निकल के आता है, वो है। तो वो क्या चीज़ हो जाएगी? मापन। जब हम किसी जो है उसका वैज्ञानिक विधि से मापन कर रहे होते हैं, तो उसका जो संख्यात्मक परिणाम निकल के आता है वो हो जाता है समंक या डेटा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मेजरमेंट या मापन। समंक किसी भी वैज्ञानिक मापन का केवल संख्यात्मक परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सुनिश्चित करने के लिए डैश प्रक्रिया की आवश्यकता होती है कि समंक उद्देश्यपूर्ण और आवश्यकता अनुसार है। द डैश प्रोसेस वुड बी रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द डेटा इज कंप्लीट एंड एज रिक्वायर्ड। टैबुलेशन, एनालिसिस, एडिटिंग, ऑर्डरिंग। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जब हम ये देख रहे होते हैं कि जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है वो हमारे पूरा कंप्लीट और अब हमारी नीड के, हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार है या नहीं, तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? सरलीकरण, विश्लेषण, संपादन, आदेश देना। तो वो हो जाता है संपादन, एडिटिंग। सबसे पहले आ जाता है कि हम आंकड़ों को कलेक्ट करते हैं, फिर उसका संपादन करते हैं, उसके बाद हम उसको विश्लेषण करते हैं, सारणीकरण करते हैं, ये सारी चीज़, वर्गीकरण करते हैं, सारणीकरण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एडिटिंग, संपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीश डैश समग्र का एक भाग है जिसे अध्ययन और विश्लेषण के लिए चुना जाता है। अ सैंपल इज ए पोर्शन ऑफ द डैश पॉपुलेशन दैट इज कंसीडर्ड फॉर स्टडी एंड एनालिसिस, सिलेक्टेड, टोटल, फिक्स्ड, रैंडम। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो न्यायाधीश होगा वो किस तरह के समग्र का भाग होता है? चयनित समग्र का, कुल समग्र का, निश्चित समग्र का या फिर यादृच्छिक समग्र का। तो जो न्यायाधीश होता है वो कुल समग्र का एक भाग होता है। वो पूरा क्षेत्र जो हमने अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए चुना होता है, उस पूरे क्षेत्र को समग्र कहते हैं। और जो न्यायाधीश होगा उस समग्र का एक भाग होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टोटल, कुल समग्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 11, 13, 17, 13, 23, 25, 19। तो यहाँ पर आपके कुछ आंकड़े दे रखे हैं, इससे आपको क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हमें मीडियन निकालना होता है तो सबसे पहले हमें उसे असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर जब हम आरोही क्रम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11, 13, 13, 17, 19, 23 और फिर 25। तो इस तरह से हमारे आंकड़े हो जाएंगे बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में। उसके बाद हम अपना फॉर्मूला रखेंगे। क्या था फॉर्मूला? n+1/2। n कितना हो जाएगा? कितने आंकड़े दे रखे हैं हमारे? 7 दे रखे हैं। 7 + 1/2 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 8/2 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर 4 से मतलब क्या है? 4 हमारा आंसर नहीं, हमें ये देखना है जो 4th डिजिट है हमारा वो हो जाएगा हमारी मध्यिका। 4th डिजिट क्या है हमारा? चौथे नंबर पर या 4th नंबर पे कौन सा है हमारा? वो हो जाएगा 17। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17। सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान रखना है कि हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। अगर हम इसे चेंज नहीं करेंगे तो आंसर क्या निकल के आता? 13 निकल के आता हमारा, जो कि गलत हो जाता। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें उसे, जो भी आंकड़े दे रखे होते हैं इंडिविजुअल सीरीज में अगर दे रखा हो आपका, तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे? आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। उसके बाद अपना फॉर्मूला रख आंसर को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ डेटा आर देयर इन स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी में आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर जो सांख्यिकी होती है, स्टैटिस्टिक्स होती है, उसमें आंकड़े दो तरह के होते हैं। एक प्राइमरी डेटा होता है, दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी डेटा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह डेटा जो एक शोधकर्ता द्वारा प्राथमिक स्रोतों से एकत्र किया जाता है कहलाता है। डैश डेटा इज कलेक्टेड बाय रिसर्चर फ्रॉम फर्स्ट हैंड सोर्सेज। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, बोथ ए एंड बी, नन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो एक शोधकर्ता द्वारा प्राथमिक स्रोतों से कलेक्ट किया जाएगा तो वो डेटा क्या कहलाता है? वो हो जाता है प्राइमरी डेटा, प्राथमिक समंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक डेटा एकत्र करने की विधि क्या है। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर, ऑल ऑफ द अबव। तो जो प्राथमिक डेटा होता है, डेटा दो तरह का होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी डेटा होता है उसको कलेक्ट करने के मेथड्स कौन से हैं। साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही मेथड हो जाते हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के। हम साक्षात्कार इंटरव्यू लेकर भी कलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्व करके भी, और क्वेश्चनर यानी कि प्रश्नावली बनाकर भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीरीज आर देयर। श्रृंखला कितने प्रकार की होती है। 3, 2, 5, 4। तो जो श्रेणी आप बनाते हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर देखते होंगे एक इंडिविजुअल सीरीज हो जाती है, पृथक श्रेणी से बोलते हैं। दूसरी हो जाती है डिस्क्रीट सीरीज, जिसे कि खंडित श्रेणी बोलते हैं। तीसरी हो जाती है ग्रुप सीरीज, जिसे कि अखंडित श्रेणी बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ द डेटा 13, 15, 16, 17, 19, 20 इज। निम्नलिखित अंकों में 13, 15, 16, 17, 19, 20 की मध्यिका है। तो यहाँ पर कुछ अंक दे रखे हैं, आपको उससे मध्यिका निकालना है। तो लेकिन ध्यान दीजिए कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें एग्जैक्टली आपको मध्यिका निकाल के नहीं दी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में कि असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दे रखा है, आरोही क्रम में, तो हमें चेंज नहीं करना। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला रखें। फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, n+1/2। एन यहाँ पर कितना है, 6 हो जाएगा, +1 करेंगे अपॉन 2 हो जाएगा, ऐड करेंगे 7/2 हो जाएगा। 7 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5। तो यहाँ पर तीसरा पद और चौथा पद, तीसरा पद कौन सा है, 16, और चौथा पद हो जाएगा 17। 16 और 17 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33/2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे और सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है इस तरह से। जो आपका आंसर होगा 33/2 कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी तरह के क्वेश्चन आपको दे रखे होते हैं सिर्फ एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, और आपको आता हुआ आंसर भी चला जाता है। इस वजह से थोड़ा सा ध्यान दिया करिए कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुटेबल एवरेज फॉर क्वालिटेटिव डेटा इज। गुणात्मक डेटा के लिए उपयुक्त औसत है मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपका जो डेटा है वो क्वालिटेटिव डेटा दे रखा है तो वहाँ पर कौन सा औसत होगा उपयुक्त रहेगा। माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, बहुलक या फिर बीजगणितीय माध्य। तो वहाँ पर जो माध्यिका होती है, जो मीडियन होता है, वो सबसे उपयुक्त रहता है। क्वालिटेटिव डेटा कौन सा हो जाएगा, सुंदरता, ईमानदारी है, बुद्धिमत्ता है, क्षमता है। जब इन सब का अध्ययन कर रहे होते हैं, इनका बारे में हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, वहाँ पर जो माध्यिका होती है वो सबसे उपयुक्त औसत होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं का उनके अंकगणितीय माध्य से विचलन का योग होगा। द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन, मैक्सिमम, लीस्ट, जीरो, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि हमारे आंकड़े दे रखे होंगे उसमें हम जब उसके एक्चुअल मीन से हमारा वास्तविक मीन निकल कर क्या है, उससे जब हम डिविएशन निकालते हैं तो जो उसका योग होगा वो कितना आता है, अधिकतम आता है, कम आता है, शून्य आता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद करिए जब हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते थे तो वहाँ पर जब डीएक्स निकाल रहे होते थे और एक्चुअल मीन से डीएक्स निकालते थे तो वहाँ पर कुछ माइनस में आती थी, कुछ आपका प्लस में आते थे। जब हम प्लस और माइनस में आपस में कैलकुलेट करने के बाद उसको जब घटाते थे एक दूसरे से तो उसका जो आंसर निकल के आता था, जीरो निकल के आता था। मैंने इसको काफ़ी डिटेल में जो इसकी वीडियोज़ बनाई हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक प्लेलिस्ट, उसमें काफ़ी डिटेल में इस सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं। तो आप लोग वहाँ पर जाके देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए गए हैं, तो आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी इसे कैसे निकाला जाता है। तो वहाँ पर अर्थमेटिक मीन से डिविएशन निकल के आता है उसका टोटल जीरो आता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक श्रृंखला को 10 बराबर भागों में विभाजित करने वाले चरमान कहलाते हैं। द वेरिएट वैल्यूज विच डिवाइड ए सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई श्रृंखला दे रखी है, उसको जो 10 बराबर भागों में डिवाइड करेगा तो वो क्या कहलाएगा, तो वो हो जाता है दशमक। जो मध्यिका होती मीडियन होता है 2 बराबर भागों में बांटेगा, जो चतुर्थक होगा वो 4 बराबर भागों में बांटेगा, जो डिसाइल होगा दशमक होगा वो 10 बराबर भागों में बांटेगा, और जो शतमक होता है परसेंटाइल होता है वो 100 बराबर भागों में बांटता है। तो क्वेश्चन में कुछ भी आए तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, आप आसानी से उसका आंसर लगा सकते हैं। तो 10 बराबर भागों में कौन बांटेगा, दशमक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बिंदु के चारों ओर अलग अलग मूल्यों के फैलाव या बिखराव की माप को कहा जाता है। द मेजरमेंट्स ऑफ स्प्रेड आर स्कैटर ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यूज अराउंड द सेंट्रल पॉइंट इज कॉल्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन,
मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, मेजर्स ऑफ कुर्टोसिस। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने जो पूछ रहा था कि कोई केंद्रीय बिंदु है, उसके चारों ओर जो मूल्यों के फैलाव होते हैं, बिखराव होता है, उसकी माप क्या होगी? तो वो हो जाती है अपकिरण की माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसमें हम क्या निकालते हैं? मीन डिविएशन निकालते हैं, क्वार्टाइल डिविएशन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। तो किससे निकालते हैं? जो हमारे मीन मोड मीडियन दे रखा होता है उसी के बेसिस पर ही तो निकालते हैं कि कितनी जो है फैलाव है, कितना बिखराव है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपण का निरपेक्ष माप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो प्रक्षेपण हो उसका निरपेक्ष माप क्या हो जाएगा? तो निरपेक्ष माप हो जाता है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन। बाकी जो तीनों दे रखे हैं, सहसंबंध गुणांक, अपकरण का गुणांक और विषमता गुणांक, ये तीनों किस में निकाले जाते हैं? परसेंटेज में भी निकाले जाते हैं। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो निरपेक्ष माप हो जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी और निचले चतुर्थक के बीच के आधे अंतर को कहा जाता है हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो Q3 - Q1 अपॉन 2 करते हैं हम, तो वो क्या कहलाता है या वो किसका फार्मूला है, इस तरह से समझ लीजिए। तो ये किसका फार्मूला था? चतुर्थक विचलन का क्वार्टाइल डिविएशन निकालने का फार्मूला था कि जब हम जो Q3 ऊपरी आपका चतुर्थक हो जाएगा और निचला चतुर्थक कौन सा होगा? Q1 हो जाएगा। जब Q3 में से Q1 को हम लेस करेंगे और उसका आधा कर देंगे तो माप क्या कहलाती है? वो चतुर्थक विचलन कहलाती है, क्वार्टाइल डिविएशन कहलाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह के क्वेश्चन को आप तभी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे जब आपको इसका फार्मूला आता हो। तो जो भी क्वेश्चन में कह रहा है उसको फार्मूले की तरह लिख लीजिए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमको क्या निकालना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बिल को भी ज़रूर ऑन करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।